नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब ने एक बहुत ही दुखद घटना अपने सामने देखी और ये दुखद घटना थी नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर किस तरीके से तख्ता पलट हुआ, किस तरीके से जो लोग हैं वो भड़क गए, ये सब हमने देखा। हमने देखा उन्होंने किस तरीके से अपने पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को भगा भगा करके मारा, दौड़ाया, अपने देश से बाहर निकाल दिया। ये सब हमने देखा किस तरीके से हमारे जो बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, जो वहां पर कवरेज करने के लिए गए और उन्होंने किस तरीके से एक व्यक्ति को खोज लिया जिसने ये कह दिया था कि हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। उसको किस तरीके से बार बार दिखाया गया हमारे पूरे देश के अंदर। हमने ये भी देखा। हमने ये भी देखा कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज थे हमारे देश के जिनको नेपालियों ने भगा दिया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने सही किया, क्योंकि आप जाकर के किसी भी देश के अंदर क्यों रिपोर्टिंग कर रहे हो अननेसेसरी, जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, जिसमें आपको पता नहीं है क्या हुआ है। और ये घटना जो है ये एक बहुत बड़ी घटना है और हो सकता है इसमें बहुत देर से ये चीजें चल रही हों। उस देश के अंदर बहुत देर से कोई अनरेस्ट चल रहा होगा जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। सबसे पहले तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए और मैं बहुत ही कड़े स्वर में ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीजों को करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आप अपना नुकसान भी कर रहे हो, अपने देश का नुकसान भी कर रहे हो, अपने देश की चीजों का भी नुकसान कर रहे हो। वो आप ही की चीजें हैं, वो आप ही के टैक्स के पैसे से खरीदी हुई चीजें हैं जिसको आप तोड़ रहे हो, जिसको आप जला रहे हो। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई प्रोटेस्ट करते हो तो वो शांतिपूर्वक भी की जा सकती है। आपने अगर कोई बात करनी है वो शांतिपूर्वक भी की जा सकती है। अगर आपको लगता है आपके नेता अच्छे नहीं है तो आप अच्छे नेताओं को अपने समाज से खड़ा कर सकते हो, उनका साथ दे सकते हो, उनको जिता सकते हो। ये मैं हर बार कहता रहता हूं, अपने प्रदेश के लोगों को भी कहता रहता हूं, हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी मैं बार बार ये चीज कहता रहता हूं कि अगर आपको ये चीज लगती है कि आपका समाज के अंदर आपके नेता अच्छे नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नेता अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभा रही हैं, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता के पैसों का मिसयूज किया जा रहा है, अपनी फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है, जनता के सैलरीज को कम किया जा रहा है, तो सही लोगों को नेता बनाओ, सही लोगों को खोजो अपने समाज से। उन लोगों के बारे में सोचो जो आपके लिए खड़े हैं, जो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, वो भी तो आपके अच्छे नेता बन सकते हैं। उन लोगों के लिए सोच सकते हो जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कोई अच्छी डिग्री है, कोई अच्छी नॉलेज है, कोई अच्छे स्किल्स हैं। आप उन सबको नेता बना सकते हो, लेकिन खड़े तो आप लोगों को ही रहना है। वोट तो आप लोग ही देते हो, जिताते तो आप लोग ही हो। तो जब आप अपनी वोटिंग सुधार लोगे, जब आप अच्छे तरीके के लोगों को नेता बनाने लग जाओगे और हमेशा उनका साथ निभाओगे, अच्छे लोगों का साथ निभाओगे, हमेशा उनके साथ खड़े रहोगे, तो कोई गलत चीज क्यों होगी आपके साथ? नहीं होगी। लेकिन गुस्से में तोड़फोड़ करना, गुस्से में आगजनी करना, गुस्से में लड़ाई झगड़ा करना, वो सही तरीका नहीं है प्रोटेस्ट का। इसलिए मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में बहुत सारी चीजें हुई। अब इंसिडेंट को अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। नेपाल में बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे वो मजे लूट रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, पैसा खा रहे थे, खुद अमीर हो जा रहे थे, आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, अमीरी उनकी बढ़ रही थी। जिन नेताओं के इलेक्शन से पहले दो दो कमरे के मकान थे, इलेक्शन जीतने के बाद, नेता बनने के बाद उनके कई कई कमरों के मकान बन रहे थे, महल के महल बन रहे थे। उनके जो बच्चे हैं वो बाहरी देशों में जाकर के, फॉरेन कंट्रीज में जाकर के महंगी महंगी पढ़ाइयां कर रहे थे और बहुत ही अमीरों के तरीके से जी रहे थे। यानी कि अमीरों की जिंदगी जी रहे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े होटल्स, बड़ी बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़ी बड़ी क्लब्स में जाकर के वो एंजॉय कर रहे थे और अपनी सारी बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स, महंगे महंगे कपड़े, उन सब चीजों की फोटोज वो सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। अब आप ये चीज अच्छे तरीके से जानते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया की तरह ही नेपाल के अंदर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जो कि अपने आप में खतरा पहले ही है। क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर झूठ को फैलाना बहुत ही आसान है, सोशल मीडिया के अंदर कोई गलत खबर फैलाना बहुत आसान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई वीडियोस को दिखा देना बहुत आसान है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सी वीडियो असली है, कौन सी वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, और लोग उसके ऊपर रिलाई कर जाते हैं, उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और उन खबरों पर विश्वास करके झगड़े करने लग जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात इसमें है। और भारत देश के अंदर भी ये समस्या है, बहुत बड़ी रूप में ये समस्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और वही चीज मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देखता हूँ। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को आज ये चिंता ही नहीं है कि उनको नौकरी चाहिए। उनका सिर्फ एक और एक ही काम रह गया है, सोशल मीडिया पे नाचो, गाने गाओ और अपने मजे करते रहो। लेकिन उससे जिंदगी नहीं चलती। कभी भी अगर सोशल मीडिया डेड हो जाए, इंटरनेट डेड हो जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, तो आप लोग क्या करोगे? आपकी कमाई कहाँ से आएगी? तो स्किल्स को तो आपको बढ़ाना होगा, नॉलेज को तो आपको बढ़ाना होगा, पढ़ना तो आपको होगा और अच्छी नौकरी भी प्राप्त करनी होगी। ये नाच गाना आपको साइड बाय साइड करना चाहिए। मैं मना नहीं करता हूं कि आप मत करो, आप करो, लेकिन साइड बाय साइड करो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम एक अच्छी नौकरी करो, फुल टाइम अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। हो सकता है बिजनेस करना है तो बिजनेस करो। लेकिन लोगों का आज क्या काम रह गया है? सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंसी।
और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आप देखते होंगे सभी देशों के अंदर रोजगार गिरता चला जा रहा है, सभी देशों के अंदर महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और उसी प्रकार से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी साइड की कंट्रीज में ही है, जिसमें इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और उसी प्रकार से नेपाल में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और नेपाल पहले भी बहुत गरीब देशों के अंदर ही आता रहा है, और जिसकी वजह से जो नेपाल के युवा हैं उनको डिग्री तो मिल जाती है, कागज तो उनको मिल जाता है, जिस प्रकार हमें भी मिलता है या हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मिलता है। आप अपने साथ उसको रिलेट करते जाना, जो मैं बात कर रहा हूँ, बात मैं नेपाल की कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भारत देश भी इन्वॉल्व है, सभी इस तरह से काम करते हैं। आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिए, जो नेपाल का युवा है उसको डिग्री तो मिल रही है, कागज उसको मिल रहा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। अब बिना नौकरी के, बिना रोजगार के, बिना कमाई के वो किस तरह से जीवित रह सकता है? वो नहीं रह सकता। भूख देखिए सबको लगती है, खाना सबको खाना है, रहने के लिए घर सबको चाहिए, शौक सभी के होते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग जो थे, जो युवा थे, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, उसके ऊपर वो ज्यादा काम कर रहे थे। अब काम क्या कर रहे थे? वही वीडियोस बनाना, वही गाने गाना, वही नाचना गाना, यही वो सब कर रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया में फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो। लेकिन जब वो ये सब चीजें कर रहे थे, तब वो क्या देख रहे थे? वो ये देख रहे थे कि ये जो इंस्टाग्राम पे बाकी बड़े बड़े अमीरों के बच्चे हैं या बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं, जिनको हम लोगों ने जिताया है, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, ये तो महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, ये तो महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगे महंगे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, ये तो ऐश कर रहे हैं, और पैसा तो हमारा लग रहा है। तो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक आंदोलन जैसा चलाया हुआ था, जिसमें वायरल वीडियोस बनाना, मीम्स बनाना और ट्विटर्स पे बार बार अपनी पोस्ट को डालना, वो ये चीजें कर रहे थे। और इस चीज को नेपाल गवर्नमेंट ने नोटिस कर लिया। अब नोटिस किया तो ऑब्वियसली उनको दर्द हुई, क्योंकि उनकी असलियत सामने आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन सोशल मीडिया को बैन कर दिया। जैसे ही सोशल मीडिया बैन होता है, जिसको हम जेन जी बोलते हैं, जनरेशन जेड, ये वो जनरेशन है जो आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, 28 साल से नीचे के लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी में पैदा हुए हैं, जिनके पास सोशल मीडिया शुरू से है। तो ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट भी हैं। अब इन्होंने क्या किया? सोशल मीडिया जैसे ही बंद हुआ, इनका काम बंद हो गया, रोजगार बंद हो गया। अब ये पहले इन्होंने बोलना शुरू किया कि हमारा रोजगार सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से चलता था, हमारे पास कोई नौकरी नहीं थी, हमें सरकार ने कोई मदद नहीं की है नौकरी की। तो सरकार की ये हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया? यहां से ये बात शुरू हुई। उसके बाद ये बात बढ़ती चली गई, आगे से आगे निकलती चली गई, क्योंकि इसमें ये भी इन्वॉल्वमेंट आ गई कि भ्रष्टाचार हुआ, पैसे खाए गए, नेता ऐश करते हैं, नेता एंजॉय करते हैं, और जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर के मजदूरी करता है, पैसा भेजता है, और उस पैसे का गलत इस्तेमाल ये बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। इन सभी चीजों के ऊपर फिर ये एक्शन लिया गया, और नेपाल में ये जो सारी हरकत है फिर आप सबने देखी, अच्छे तरीके से आपने कवरेज देखी। अब यही सेम चीज तो हमारे देश और हमारे प्रदेश में भी हो रही है। युवा बेरोजगार है, ड्रग्स हमारे देश के अंदर फैल रहा है, ड्रग्स हमारे प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा फैल चुका है, युवा के अंदर डिप्रेशन है, युवा सोशल मीडिया डिपेंडेंट भी है, तो झूठ को फैलाना भी आसान हो चुका है। तो इस वजह से जो युवा है हमारे देश का या हमारे प्रदेश का, वो भी खतरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूं, फिर से बोलूंगा, हाथ जोड़ करके ये अपील करता हूं आप सभी व्यूअर्स से, सभी युवाओं से, कि नेपाल जैसी हरकत आप मत करना, वो गलत हरकत है, वो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीज आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। जो भी काम करिए लीगल तरीके से करिए, जो भी काम करना है अच्छे तरीके से करिए। हम एक अच्छा समाज है, समझदार समाज है, पढ़े लिखा समाज है, तो पढ़े लिखों की तरह बिहेव हमें करना चाहिए। अगर हमें प्रोटेस्ट भी करनी है तो प्रोटेस्ट को सरल तरीके से, अच्छे तरीके से करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप आगजनी करो, लड़ाई झगड़ा करो, ये कोई तरीका ही नहीं है, ये घटिया तरीका है, आपको ये तरीका नहीं करना चाहिए। और सभी युवाओं से मैं कह रहा हूं, अगर कोई झूठ फैलाने की कोशिश करे सोशल मीडिया पे, तो उसके झूठ को ना माने, ये गलत बात है। हम हिंदुस्तानी सब एक हैं, हम भारतीय एक हैं, और हमेशा एक रहेंगे। अपने भारत को बचा के हमें रखना है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश वासियों को भी मैं ये बोलूंगा, मुझे मालूम है हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत कुछ गलत चल रहा है, लेकिन हमें हिमाचल प्रदेश को तोड़ना नहीं है, उसको बर्बाद नहीं करना है, हमें हिमाचल प्रदेश को बचा के रखना है। और सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आप अपने समाज में ये देखो कि कौन वो लोग हैं जो आपके लिए खड़े हैं, कौन वो लोग हैं जो आपकी बात करते हैं, कौन वो लोग हैं जिनके पास कोई प्लान है कुछ अच्छा काम करने का, कौन वो लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास नॉलेज है, चाहे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, चाहे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। कौन वो लोग हैं जिनको हम नेता बना सकते हैं? उनको अप्रोच करो, उनसे बात करो, उनको अपने समाज के अंदर जोड़ो, उनको अपने समाज से खड़ा करो, उनको नेता बनाओ, और फिर अपनी बात जो है वो आप सीधा पार्लियामेंट में भी पहुंचा सकते हैं, अपनी बात को सीधा विधानसभा के अंदर भी पहुंचा सकते हैं, और वही सही तरीका होगा। अगर आपको लगता है
कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है तो नई पॉलिटिकल पार्टी आपको चाहिए या कोई तीसरा विकल्प चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो आप उसे ढूंढ सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे योद्धा हैं जो काम कर रहे हैं आपके लिए और ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन आप खोज सकते हो, आप देख सकते हो। थोड़ा अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से अगर हम करेंगे, अगर एक वोटर के रूप में हम भी अपनी जॉब को अच्छे तरीके से करेंगे, अपने कार्य को अच्छे तरीके से करेंगे, अपने कर्म को अच्छे तरीके से करेंगे, तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हम ही भ्रष्ट हो जाएंगे, अगर हम चंद पैसों के लिए वोट दे दें या शराब के लिए वोट दे दें या किसी लालच में वोट दे दें या मुफ्त के प्रलोभन के लिए वोट दे दें या किसी दबाव में वोट दे दें, या अगर हमें पहले से ही कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद है और हम उसी चक्कर में वोट दिए चले जा रहे हैं, उसी चक्कर में बार बार वोट देते रहें, तो वो भी सही नहीं है। कर्तव्य को अच्छे तरीके से हमें निभाना है। मैनिफेस्टो आपको पता होना चाहिए कि मैनिफेस्टो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या वादे कर रही हैं, जो नेता है वो क्या वादे कर रहा है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है उसका। और अगर वो काम नहीं कर रहा है सही तरीके से तो उसको जवाबदेह बना सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि ये काम क्यों नहीं हुआ, इतने समय में क्यों नहीं हुआ। ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। अगर हम ये सब चीजें समाज के रूप में करेंगे, एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में, एक अच्छे तरीके से अगर हम करें, उसका एक पूरा सिस्टम तैयार हो, उसकी एक पूरी खाका तैयार हो, और गवर्नमेंट भी जो है वो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बने, ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर आए, ये पता चले कि वो क्या एक्शन ले रही है, किस पैसे का क्या इस्तेमाल कर रही है, कैसे उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब चीजें भी जब लोगों के साथ साझा की जाएंगी तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोगों को लगेगा कि ये जो सरकार है हमारी बहुत बढ़िया सरकार है, ये जो लोग हैं बहुत बढ़िया है, ये नेता जो है हमने बहुत बढ़िया चुने। और इस तरह की चीजों से हम फिर बच सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ गड़बड़ चल रही है, उससे हमें वैसे भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मनों के लिए तो वो वैसे ही सबसे बहुत बढ़िया चीज होती है। हमारे जो दुश्मन होते हैं वो इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं और वो फिर हमारे देश को दबाते हैं। तो हमने बच के रहना है, अपने देश को बचाना है। और जो नेपाल के अंदर हुआ वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही गलत है। और मैं नेपाल के लोगों से भी ये कहता हूँ, हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि अपने देश को बचा करके रखिए, अपने देश के साथ जरूर रहिए। आप अपने ही देश के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप अपने ही देश के अंदर आगजनी कर रहे हैं, लेकिन आपके दुश्मन हो सकता है आपके देश से बाहर हो। आपको ये चीज समझनी होगी। दूसरी बात, आपको अपना देश बचा करके अपने लिए भी रखना है, अपने बच्चों के लिए भी रखना है, अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रखना है। तो बेशक आप जो भी है आपका देश है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपको अपने देश को बचा करके रखना चाहिए। आपका देश बहुत ही प्यारा देश है, बहुत ही सुंदर देश है, आपका कल्चर बहुत अच्छा है, आपका डांस बहुत अच्छा है, आपके गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आपका देश है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से संभाल के रखेंगे तो आपका देश बहुत बढ़िया देश होगा। और अगर अब आपने ये सब कर लिया है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी गवर्नमेंट को फॉर्म करना, एक कुछ अच्छे लोगों को लेकर के आना, सही लोगों को लेकर के आना, ईमानदार, पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पहले कहा। तो आप उस प्रकार से अपने समाज से कुछ अच्छे लोग लेकर के आके अपनी गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से फॉर्म करो और अपने देश को बचा करके रखो। जितना शांति से रहोगे, जितना प्रेम से रहोगे, उतना ही दुनिया में आपका नाम सबसे ज्यादा होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।